हम लोग अम्ब्रेला फ्लिपिंग भी बोलते हैं या अमाइन फ्लिपिंग भी बोल सकते हैं। तो अमाइन इन्वर्जन या अम्ब्रेला फ्लिपिंग, रिकॉर्डिंग नॉट स्टार्टेड येट। हो गई है बच्चे? देखिए हम यहां पर कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, पहले उन एग्जांपल्स की बातें करते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक ही एग्जांपल लिया, दूसरा एग्जांपल ये ले लिया, तीसरा एग्जांपल अभी मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जो चार एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, इन चार में से किस किस के अंदर कायरल एटम प्रेजेंट है। पहला मेरा क्वेश्चन है आपसे, इनमें से किस किस में कायरल एटम प्रेजेंट हैं? नहीं बेटा, ओके। देखिए यहां पर जो नाइट्रोजन, में एटम की बात कर रहा हूं पहले, जहां तक एटम की बात है इसके अंदर एटम कायरल नहीं है, अकायरल। इसमें नाइट्रोजन एटम कायरल है, इसमें फास्फोरस एटम कायरल है, इसमें नाइट्रोजन एटम कायरल है। एटम को कायरल देखने का तरीका क्या है? इस नाइट्रोजन पे चारों वैलेंसीज डिफरेंट ग्रुप एटम या लोन पेयर से सेटिस्फाई होना चाहिए। यहां पर देखिए लोन पेयर है, हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, मिथाइल, चारों डिफरेंट है। यहां पर भी इथाइल मिथाइल हाइड्रोजन लोन पेयर, चारों डिफरेंट है। यहाँ पर हाइड्रोजन ड्यूटेरियम मिथाइल इथाइल चारों डिफरेंट है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन पे 3 हाइड्रोजन है, तीनों आइडेंटिकल है। अब बच्चों ये तो मैंने एटम को लेके बात की, अब अगर मैं मॉलिक्यूल को लेके बात करता हूं, इनमें से कौन कौन से मॉलिक्यूल कायरल है? एटम की बात हमने कर ली, अब हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल की। बता रहा हूं मैं, हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहा हूं बेटा। ये जो हमारे पास में मॉलिक्यूल है, दिस मॉलिक्यूल इज, क्या बोलेंगे इसके बारे में हम लोग? दिस इज अकायरल, दिस वन इज अकायरल। अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि सर देखिए एटम यहां पे कायरल है, फिर भी मॉलिक्यूल अकायरल क्यों है? जबकि हमने स्टार्टिंग में ऐसा लिखा था कि अगर हमारे पास में एक एटम कायरल होता है तो हम लोग मॉलिक्यूल के बारे में क्या बोलते हैं? ये क्या लिख रहा है बच्चा बार बार यार? अच्छा, जमुना प्रसाद जी का नाम था। हाँ, तो मॉलिक्यूल अगर मान लीजिए एक कायरल एटम वाला होता है तो मॉलिक्यूल इज कायरल। लेकिन नाइट्रोजन के केस में हमने एक्सेप्शन लिखा था कि नाइट्रोजन और कार्बन आयन में कुछ प्रॉब्लम है। आपको अगर याद हो तो स्टार्टिंग में मैंने स्टेटमेंट लिखवाया था। तो यहां पर आप देखेंगे कि नाइट्रोजन एटम तो कायरल है लेकिन उसका जो मॉलिक्यूल है वो अकायरल है। फास्फोरस पे आते हैं। अब फास्फोरस में सबसे पहली चीज तो यह है कि यहां पर अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो बच्चों इसका हाइब्रिडाइजेशन आप sp2 तो नहीं बोलेंगे, फास्फोरस इज बेसिकली टेट्राहाइड्रल। अरे बात समझ में? लेकिन उसका जो बॉन्ड एंगल होता है फास्फोरस का, दैट बॉन्ड एंगल इज नॉट एग्जैक्टली 120, क्योंकि अगर sp2 होगा तो 120 होना चाहिए।
और ना ही उसका बॉन्ड एंगल जो है वो sp3 के हिसाब से 109.5 है। तो बेसिकली यहां पर क्या होता है कि जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन का थोड़ा सा लफड़ा होता है, क्योंकि यहां पर जो एटम है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब इसके अंदर हमारे पास में जो एस कैरेक्टर पी कैरेक्टर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट वी ऑब्जर्व इन द sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, पर फिर भी इसके पास में एक लोन पेयर और 3 हमारे पास में बॉन्ड पेयर है, तो ये ऑलमोस्ट हमारे लिए टेट्राहीड्रल टाइप का दिखेगा, मतलब पिरामिडल, लेकिन दैट एंगल आर नॉट सिमिलर टू दी एग्जैक्ट टेट्राहीड्रल जो हम ऑब्जर्व करते हैं। तो अब क्योंकि इसमें प्लेनर शेप तो है नहीं, इट इज ए पिरामिडल, और अगर मान लीजिए पिरामिडल में है, इसका अगर मान लीजिए मैं लिख देता हूं, तो सीधी सी बात है कि इसके अंदर हम लोग बात कर सकते हैं कि क्या इसमें कायरलिटी होगी। अब अगर ये पिरामिडल है और तीनों ग्रुप एक दूसरे से अलग है, तो आई थिंक इसके अंदर कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री तो मिल नहीं सकती, और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं मिल सकती, तो इसमें एटम भी कायरल है और इसका जो मॉलिक्यूल है वो भी कायरल है, और यहां पर आएंगे तो यहां पर भी मॉलिक्यूल कायरल हो रहा है। अब इस पूरे डिस्कशन में जो हमको कंफ्यूजन दिखा वो ये दिखा कि नाइट्रोजन एटम पर जब एक लोन पेयर होगा, जैसे यहां देखो नाइट्रोजन एटम कायरल, नाइट्रोजन एटम कायरल, इस पे लोन पेयर नहीं है तो मॉलिक्यूल भी कायरल है, इसमें लोन पेयर है तो मॉलिक्यूल अकायरल है। इसका मतलब जो अमीन्स है उनके अंदर एक छोटा सा एक्सेप्शन केस बन जाता है। क्या यहां तक की मेरी बात आपको समझ में आ रही है? इसमें कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, बिल्कुल बेटा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, इसीलिए तो कंफ्यूजन है ना। अगर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हो जाता यहां पर तो फिर तो बात ही क्लियर थी हमारी। जैसे देखो जब कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होती तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कायरल, और अभी हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं अकायरल। यही तो पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन हुआ ना कि ऐसा क्यों। क्या ये बात समझ में आ गई? थर्ड वाला कैसे कायरल होगा? क्यों बेटा? इसका जो शेप होता है पिरामिडल होता है, मतलब एक लोन पेयर आपका जो है वो प्रेजेंट है, 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, तीनों पे अलग अलग वैलेंसी सेटिस्फाइड हो रही है। इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल आपका दिख रहा है इसमें भी तो कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, देयर इज नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, और अगर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है तो कायरल होगा। अब आप ये बोल सकते हो कि सर आप जो बात यहां बोल रहे हो वो यहां क्यों नहीं है, तो इसी को समझाने के लिए तो हम बात कर रहे हैं कि यहां पर भी लोन पेयर है फिर भी ये कायरल है, यहां पर भी लोन पेयर है पर ये अकायरल है, तो इनमें डिफरेंस कैसे आया और हमें कैसे पता चलेगा कि कब ये कायरल होंगे और कब अकायरल होंगे। फास्फोरस कैसे कायरल होगा? अरे भाई कम से कम 5 बार तो बता चुका हूं तेरे को मैं कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कहां है। मेरे को लगता है आप लोग के स्टेटमेंट में पढ़ता हूं तो आप लोग सुनते ही नहीं हो। अभी पोरवाल पी कैसे कायरल होगा? बेटा इतनी देर से यही तो समझा रहा हूं मैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। तो जो बोल रहा है समराइज कर दो, वो समराइज इसी में करूंगा मैं, यहीं पे बताऊंगा। इधर सुनिए, हम यहां पर छोटी सी बात करते हैं। अगर मैं नाइट्रोजन के शेप को लेकर के बात करूं, क्या आपको पता है कि नाइट्रोजन पिरामिडल शेप में एग्जिस्ट करेगा? sp3 हाइब्रिडाइज, मैं शेप की बात कर रहा हूं, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, मैं बात कर रहा हूं शेप की, पिरामिडल शेप में एग्जिस्ट करेगा। अब इधर ध्यान दीजिए, ये मेरे पास में एक स्ट्रक्चर है, एक और स्ट्रक्चर मैं यहां पर बनाता हूं। सोचिए अगर ये 2 स्ट्रक्चर हम ले लेते हैं बच्चों, इन दोनों स्ट्रक्चर में आपको कोई रिजेंबलेंस दिख रहा है क्या? अभी इन दोनों स्ट्रक्चर में आपको कोई रिजेंबलेंस दिख रहा है क्या?
दो चार मार्कर ले आओ ना यार डायग्राम दिखाने के लिए। देयर अपीयर्स टू बी मिरर इमेज, वेरी गुड। ये भी आपका sp3 है। अब देखिए होता क्या है, for the elements of सेकंड पीरियड, पहली बात। दूसरी बात, कंटेनिंग लोन पेयर। अब देखो बच्चों, सेकंड पीरियड में जो एलिमेंट्स है हमारे पास, उसमें आप देखेंगे बोरॉन, जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं उनके लिए बात कर रहा हूं मैं, बोरॉन। लेकिन बोरॉन 3 बॉन्ड बनाता है और बोरॉन इज ए sp2, इज ए प्लेनर, वो प्लेनर होता है, 3 बॉन्ड बनाता है। दूसरा हमारे पास में आएंगे बोरॉन के बाद में कार्बन। कार्बन नॉर्मली 4 बॉन्ड बनाता है, जब 4 बॉन्ड बनाता है तो लोन पेयर नहीं है। हमने क्या बोला, ये 2 बातों पे ध्यान देना है। बोरॉन 3 ही बॉन्ड बनाता है, sp2 होता है, तो उसकी बात हम करेंगे नहीं। फिर लोन पेयर भी नहीं है तो बोरॉन हट गया, बोरॉन के कोई कंपाउंड में हम लोग इस टाइप से इमेजिन नहीं करेंगे। बोरॉन के बाद में आगे बढ़े हम लोग तो कार्बन आ गया। कार्बन के अंदर हमने देखा कि कार्बन में 4 बॉन्ड जब होते हैं, जब वो टेट्राहेड्रल होता है परफेक्ट, तो उस समय हमको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कार्ब एनायन, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कार्ब एनायन। क्यों? क्योंकि कार्ब एनायन में कार्बन सेकंड पीरियड को बिलोंग कर रहा है और कार्ब एनायन में उसके पास एक लोन पेयर भी है। ये 2 कंडीशन पे हमको थोड़ा सोचना है। फिर इसके बाद में हम बोरॉन कार्बन के बाद नाइट्रोजन पे आए। नाइट्रोजन में अमीन्स, क्योंकि अमीन्स में लोन पेयर होंगे, है ना। इसके बाद में फिर फॉस्फोरस थर्ड पीरियड में आ गया, मुझे तो सेकंड पीरियड ही चाहिए। नाइट्रोजन के बाद में आगे बढ़ता हूं मैं, तो ऑक्सीजन 2 लोन पेयर है और बॉन्ड भी 2 ही है, बात नहीं करेंगे हम। और उसके बाद में हैलोजन की बात नहीं करेंगे। तो अब आप देखिए, आपके पास में 2 ही ऐसे केस बनते हैं जहां पर हमारी ये जो 2 कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो रही है। कौन सी 2 कंडीशन? सेकेंड पीरियड का होना चाहिए कौन? सेंट्रल एटम, और कंटेनिंग लोन पेयर, एक लोन पेयर उसके अंदर होना चाहिए। अब मैं आपको यहां पर कुछ बताना चाह रहा हूं विद द हेल्प ऑफ पेन, क्योंकि वो मॉडल में ऐसा नहीं दिखेगा। इधर देखिए हो क्या रहा है, ये आपके पास में पिरामिड, ये मिथाइल, इथाइल और हाइड्रोजन है ना, ये ग्रीन वाले को ले लेते हैं, और जो रेड है मेरा ये लोन पेयर है। ठीक, अभी मैंने हाथ में जो पेन होल्ड किए हैं सबको दिख रहा होगा, दिस इज ए टेट्राहेड्रल शेप। अभी जो सेकंड पीरियड का जो एटम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जैसा हम जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जाने पर घटती है। तो पता है ये क्या करेगा, यहां पर 2 चीजें हैं। एक तो लोन पेयर क्या चाहता है, मतलब एटम क्या चाहता है कि लोन पेयर मेरे ज्यादा करीब रहे। तो कभी भी देखना जिस ऑर्बिटल में लोन पेयर होता है ना, उसका जो साइज होता है बच्चों वो छोटा होता है। मतलब बॉन्ड पेयर के रेस्पेक्ट में लोन पेयर वाला जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसका साइज छोटा होता है। क्या ये बात मेरी आपको समझ में आ रही है? ऐसा आप लोगों ने कभी न कभी देखा होगा जब आप साइज लिखते हैं तो, है ना। और साइज छोटा होने के साथ साथ जो लोन पेयर है ना, दे आर ऑलवेज गेट अट्रैक्टेड बाय द सेंट्रल एटम। क्यों? क्योंकि उनको एक ही एटम अट्रैक्ट, जैसे बॉन्ड पेयर में क्या होता है, एक एटम तो ये दूसरा इधर, उन दोनों के बीच में वो बढ़ जाता है, लेकिन लोन पेयर को तो एक ही एटम खींचता है। तो लोन पेयर क्या होता है, जो सेंट्रल एटम है ना उससे अट्रैक्टेड होता है। जब लोन पेयर सेंट्रल एटम से अट्रैक्टेड होगा तो सीधी सी बात है कि वो ज्यादा से ज्यादा इधर आना चाहेगा। दूसरी बात, ये जो हमारे पास में ग्रुप्स है इनके बीच में रिपल्शन है। अब दे वांट कि हमारा रिपल्शन हो जाए कम। अगर इनका रिपल्शन कम करना है तो देखो क्या होगा, अगर ऐसा है तो रिपल्शन ज्यादा, अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तो
ऐसा कर दूंगा तो ये प्लेनर हो जाएगा, अब आपको दिख रहा होगा पूरा एक प्लेन में दिख रहा है। तो प्लेनर अगर हो गया तो रिपल्शन हो गया और कम। मतलब ये क्या चाहेंगे ग्रुप्स, ये चाहेंगे कि हम अपने आप को क्या कर लें, प्लेन में लेके जाए, ये उनकी इच्छा है। और लोन पेयर क्या चाह रहा है, मतलब सेंट्रल एटम क्या चाह रहा है कि ये जो लोन पेयर है, इस लोन पेयर को मैं अपनी तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट करूं। तो जब ये इसको नीचे खींच रहा है और ये फैल रहे हैं, तो यहां पर एक छोटी सी प्रोसेस चालू हो जाती है। क्या प्रोसेस चालू होती है कि दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये टेम्पररी क्या होगा बच्चों, अनहाइब्रिड में चेंज हो जाएगा। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल टेम्पररी क्या हो जाएगा, अनहाइब्रिड में चेंज हो जाएगा। सोचो लोन पेयर वाला ऑर्बिटल अगर अनहाइब्रिड हो जाए तो एटम का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2। तो ये जो बीच में जो हमारा नाइट्रोजन एटम है ना, अब यहां पे हम बात कर रहे हैं दैट नाइट्रोजन एटम विल हैव अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। sp2। अब आप जानते हैं कि जो लोन पेयर होते हैं वो हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही एग्जिस्ट करते हैं। ये भी हम लोगों ने शायद पहले से पढ़ा हुआ है कि लोन पेयर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं किसमें, हाइब्रिड ऑर्बिटल में। तो ये जो ऑर्बिटल है लोन पेयर वाला, पता है क्या होता है, ये आप देखना, ये ऐसा हो जाएगा और ये अनहाइब्रिड हो जाएगा, दो लोब, आधा ऊपर आधा नीचे। अब क्योंकि ये तो अनहाइब्रिड में एग्जिस्ट करेगा नहीं, ये वापिस से हाइब्रिड में जाएगा। तो जब वापिस से ये हाइब्रिड में जाएगा, इधर देखिए पहले क्या था, ये ऐसा है, तीनों नीचे झुके हुए हैं, अनहाइब्रिड है, ये प्लेन में हो गए, दो लोब ऊपर नीचे बराबर है। फिर इसके बाद में ये वापिस से हाइब्रिड में जाएगा, तो ये ऐसा भी जा सकता है और ऐसा भी जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये sp2 और फिर से sp3। तो अब आप देखिए, अगर मैं इसको ऐसा बना दूं, ये तीनों उधर डायरेक्शन में, बीच में ये प्लेनर हो जाएंगे और बाद में ये इधर झुक जाएंगे। क्या आपको ये मेरी बात समझ में आ रही है? फिर से देखिए, ये लोन पेयर बीच में ये हो गया अनहाइब्रिड, ये लोन पेयर नहीं बचा, ये दो लोग हो गए, एक इधर एक इधर, और बाद में फिर से ये हाइब्रिड बन गया और लोन पेयर इधर पहुंच गया। तो इस टाइप का जो ऑसिलेशन होता है, इस ऑसिलेशन का नाम अमीन इन्वर्जन है। इन्वर्ट हो गया, इसका नाम इन्वर्जन है। क्या ये बात समझ में आई है? समझ नहीं आया? गैलेक्सी M21 बेटा फिर से तुमने नाम से जो है, नाम और नंबर से लॉगिन नहीं किया है। ये हमारे पास में एक sp3 हाइब्रिड एटम है, एक लोन पेयर है। sp3 हाइब्रिड एटम अगर सेकंड पीरियड को बिलोंग करता है और उसके पास एक लोन पेयर है, तो ये जो लोन पेयर वाला एटम है, जिसके पास लोन पेयर है, ये एटम इस लोन पेयर को खींचता है। ये रिपल्शन के कारण दूर फैलना चाहते हैं, तो ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर ऑसिलेट होता है। इधर देखिए, ये ऐसा ऊपर, फिर ये प्लेनर हो गया और फिर ये वापस से ऐसा बन गया। तो लोन पेयर नीचे आ गया, ये तीनों का डायरेक्शन ऊपर हो गया, ये नीचे है, लोन पेयर ऊपर हो गया। तो ये जो ऑसिलेशन है ना, अभी देखो ये दिस ऑसिलेशन कंटिन्यूस, ये ऑसिलेशन कंटिन्यूसली होता रहता है। इसी ऑसिलेशन का नाम है अमीन इन्वर्जन। मैं बात करता हूं स्टेटमेंट की, पहले आप समझो तो सही। लोन पेयर हाइब्रिड में क्यों होता है बेटा? उसकी स्टेबिलिटी है। लोन पेयर हाइब्रिड में होता है क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी है। इसे किस चीज के लिए देखेंगे, वही तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसका जो ऑप्टिकल एक्टिवनेस कैरेक्टर है, उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, उसके लिए देख रहे हैं अपन ये। तो मुझे लगता है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या ये बात आपको समझ में आई है? अब सर हम अमीन इन्वर्जन कब सोचेंगे? अमीन इन्वर्जन कब सोचेंगे? इसके लिए सोचेंगे। अब बताओ, आपके दिमाग में बहुत क्लियरली बात समझ में आ गई होगी। अमीन इन्वर्जन कब सोचना है? सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का है, कार्बन आयन में कार्बन सेकंड पीरियड का है,
और कंटेनिंग लोन पेयर, कार्बन आयन में भी एक लोन पेयर होता है और नाइट्रोजन अमीन्स में भी एक लोन पेयर है। अमीन इन्वर्जन दो ही कंपाउंड में दिखता है, एक तो अमीन्स में और एक कार्बन आयन में। अब आपको मैं इसको थोड़ा सा और रियलाइज करवाता हूं। क्या हुआ बच्चों, आपने छाता लिया, आंधी तूफान चल रहा है, छाता ऐसा पकड़ के रखा आपने, अभी आपका छाता ऐसा है, तेज हवा आ गई, आपका छाता ऐसा था ऐसा हो गया। पर आपको पता है एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वो ऐसा भी होता है। अरे कोई भी चीज ऐसी झुकी हुई है, अगर वो उधर टर्न होगी तो बीच में एक प्लेनर भी तो होगा ना केस। इधर देखो, ये तीनों जो अभी मैं तुमको समझा रहा था, ये तीनों पहले उधर झुके हुए हैं, जस्ट इमेजिन, ये तीनों उधर झुके हुए हैं, बीच में ये ऐसा प्लेनर हो गए और बाद में ये तीनों के तीनों इधर झुक गए। तो ये और ये इन्वर्ट ही तो है बच्चों, इसका इन्वर्जन ये है, जस्ट मिरर इमेज। तो अमीन इन्वर्जन अमीन्स और कार्बन आयन में देखने को मिलता है। क्यों हुआ? क्योंकि देयर इज ए ऑसिलेशन ऑफ दिस लोन पेयर अबव एंड बिलो द प्लेन। तो आप एक स्टेटमेंट लिखिए, इन अमीन इन्वर्जन the lone pair present on central atom, in amine inversion the lone pair present in central atom undergoes frequent oscillation, the nitrogen atom frequently oscillates above and below the plane, producing two extreme form which are mirror image and not superimposable, तो अब मैं आपको ये बोल सकता हूं कि अमीन इन्वर्जन में क्या हुआ। तो अमीन इन्वर्जन में ये देखिए, एक बार और मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज द अमीन इन्वर्जन। आपके कैमरे के मैं और पास में ले आता हूं। इफ दिस ऑरेंज आर लोन पेयर, तो ये देखिए ऐसा लग रहा है बीच में मिरर रख दी है और इसकी इमेज ये है और इसकी इमेज ये है, ठीक है क्या? ऐसा अपने को फील हो रहा है। अब ये जो बीच में हमने बनाया है ना, इसकी लाइफ बहुत छोटी होती है, इसका जो एग्जिस्टेंस है ये सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब ये इसमें जब ट्रांसफॉर्म होगा तो ये बनेगा, लेकिन ये मिलता नहीं है, क्योंकि लोन पेयर जब हाइब्रिड में होते हैं तभी स्टेबल होते हैं। तो अगर बच्चों में यहां पर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाओ तो देखिए क्या हो रहा है। अगर मैंने आपको बोला कि दिस इज द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ये अगर इसको अपन ए और इसको बी दे दें, ए और बी, और ये जो ट्रांजिशन है वो बच्चों यहां पर है। मतलब आप समझ रहे हो क्या? जब लोन पेयर आपका हाइब्रिड में है तो ज्यादा स्टेबल है। एक्चुअल में एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होता है मालूम है ना आपको? यहां पर हम लोग लेते हैं एनर्जी और यहां पर प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, उसको रिएक्शन कोऑर्डिनेट भी बोल देते हैं हम लोग। प्रोग्रेस का मतलब चेंजेस जो होते हैं, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो अब आप बताइए, बीच वाला जो केस हमने बनाया है, अब बीच वाले केस को हम ऐसा बॉक्स बना देते हैं। बॉक्स बनाने का पर्पस होता है, जब भी ऐसा लिखते हैं मतलब इट कैनॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये बताते हैं यहां पे हम लोग। तो ये आपको कभी भी नहीं मिलता है, लेकिन इसको उसमें जाना है तो बीच में इसको sp2 तो बनना पड़ेगा।
तो ये sp2 के थ्रू जो है वो ट्रांसमिशन होता रहता है। अब मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, यहां जो एनर्जी गैप है बच्चों, अगर ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होती, मान लो ये जो एनर्जी गैप है अगर बहुत ज्यादा होती, समझना, आई थिंक ये इसमें जा ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हम तो एनर्जी दे नहीं रहे हैं। एनर्जी कहां से आ रही है? एनर्जी तो मॉलिक्यूलर कोलिजन से आ रही है। जो अंदर मॉलिक्यूल कंटेनर में है एक होता नहीं है, कभी भी हम एक मॉलिक्यूल को लेके बात करते नहीं केमिस्ट्री के अंदर, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों ने 11वीं में पढ़ा है, वो क्या बोलता है कि भैया एट ए टाइम जो मॉलिक्यूल की एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो सेम रहता है, बट मॉलिक्यूल एनर्जी आपस में एक्सचेंज करते रहते हैं। तो अगर ये एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाए तो ये इसमें नहीं जा सकता, काम ही खत्म हो गया, इन्वर्जन हो गया बंद। अब देखिए अभी यहां का एंगल कितना है, तो हम बोलते हैं यहां का जो थीटा होता है बॉन्ड एंगल, दैट इज 107, होना तो चाहिए था 109.5 पर एक लोन पे रह गया ना। यहां पर कितना है, तो यहां का थीटा है 120। एक्चुअल में क्या हो रहा है बच्चों, 107 और 120 का जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस कम है। कम होने के कारण यहां का जो एनर्जी गैप है, दिस एनर्जी गैप इज अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 किलो जूल, 20 to 25 किलो जूल। और 20 से 25 किलो जूल की जो एनर्जी होती है, ये रूम टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल एक दूसरे से एक्सचेंज करते रहते हैं। मतलब इतनी एनर्जी में अगर कोई कहानी करना है अपने को तो पॉसिबल है, मॉलिक्यूल अपना सेल्फ मैनेज कर लेंगे, अपने को एनर्जी देने की आवश्यकता नहीं है। इज इट ओके? इतनी बात मेरी आपको समझ में आई है? कोऑर्डिनेट ऑसिलेट लोन पेयर होता है ना, आप नाइट्रोजन एटम बोले अभी, बेटा लोन पेयर जब ऑसिलेट होगा तो नाइट्रोजन एटम भी तो ऑसिलेट होगा। पोजीशन देखो तुम, नाइट्रोजन यहां है, फिर यहां आया, फिर यहां आया। अगर मैं इन तीनों को कांस्टेंट कर दूं, इन तीनों को कांस्टेंट कर दूं, तो ये नाइट्रोजन बीच में प्लेनर होगा। भाई आप या तो इनको ऑसिलेट करो ये नाइट्रोजन को, तो अगर मैं इन तीनों को बांध दूं, मैंने क्या करा, बहुत सिंपल सी बात है, एक स्टैंड लेकर के मैंने यहां यहां और यहां 3 ग्रुप को बांध दिया। अब एक मैंने नाइट्रोजन लिया, अब नाइट्रोजन मैंने ऐसा लिया, ऐसा ऐसा, और उसके बाद में क्या करा, उनको मैंने कुछ रबर टाइप की कुछ इलास्टिक चीजों से उसको मैंने क्या करा, ऐसा ले जाके छोड़ा। तो अब देखो नाइट्रोजन क्या होगा, ऐसा। तो ऑसिलेट हुआ ना नाइट्रोजन एटम यार। आ रही क्या बात समझ में? हाँ, तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है भाई। 3 कांस्टेंट पॉइंट पे आप उसको टाई करके और उसको एक बॉल जैसा ले लो, उसको यहां पे पकड़ो और पकड़ के जैसे ही आप छोड़ोगे वो क्या होगा, ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। और बाकी 3 कांस्टेंट है तो नाइट्रोजन ऑसिलेट हुआ। और नाइट्रोजन जब ऑसिलेट, समझना, नाइट्रोजन ऐसा तो लोन पेयर नीचे है, बीच में आया लोन पेयर पी ऑर्बिटल में चले गया, ऐसा गया लोन पेयर ऊपर हो गया, तो लोन पेयर भी ऑसिलेट हो रहा है। तो आप लैंग्वेज की बात है तो नाइट्रोजन एटम ऑसिलेट होना या लोन पेयर ऑसिलेट होना, बात दोनों की एक ही होती है। अब बच्चों मेरा अगला क्वेश्चन, मैंने आपको लोन पेयर का ऑसिलेशन और इन्वर्जन समझा दिया, कहां होता है ये भी बता दिया। अब अगला क्वेश्चन ये है, समझना, क्या मैं ऐसा बोल दूं कि ये और ये मिरर इमेज है तो ये रेसिमिक मिक्सचर है? जवाब दो इसका। क्या मैं ऐसा बोल दूं कि ये रेसिमिक मिक्सचर है? कुछ लोग यस लिख रहे हैं इनएंशोमर, और कुछ लोग लिख रहे हैं नहीं, मे बी। चलिए सुनिए, जहां तक मेरा मानना है मैं इसको रेसिमिक नहीं बोलूंगा। पूछो क्यों? एक्चुअल में रेसिमिक में क्या होता है, 2 परमानेंट मॉलिक्यूल होते हैं, एक R और एक S, परमानेंट। यहां पर ये और ये मुझे अलग नहीं दिख रहे क्योंकि यही तो इसमें कन्वर्ट हो रहा है। गंगाधर ही तो शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है, क्या बोलते हो? ये 2 थोड़ी ना है। अरे भाई वो तो एक ही मॉलिक्यूल है, ऑसिलेट होकर के 2 अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप उसको रेसिमिक कैसे बोल सकते हो? मुझे नहीं लगता रेसिमिक बोलना सही होगा। रेसिमिक बोलने के लिए जो मेरा कंसेप्ट बोलता है कि यार देखो ये एक इंडिपेंडेंट,
परमानेंट और ये एक परमानेंट, तो मैं बोलूंगा भैया रेसिमिक है। अभी मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको रेसिमिक बोलना चाहिए। इज इट ओके? तो आपको इन्वर्जन की पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब OF क्यों नहीं? बेटा ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर है, वहां पर तो वैसे भी इन्वर्जन से रिलेटेड कोई बात करने का मतलब ही नहीं है। अकायरल है, अकायरल ही रहेगा, एटम भी कायरल नहीं है और मॉलिक्यूल भी कायरल अकायरल की बात नहीं है। बात तो क्या करनी चाहिए हमको? इनेंशियोमर तो हो सकते हैं। बेटा इनेंशियोमर इसलिए नहीं हो सकते ये, क्योंकि एक्चुअल में ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल खुद ही ऑसिलेट हो रहा है, इसलिए मैं इसको इनेंशियोमर नहीं बोलना चाहूंगा। कारण क्या है? अभी आपको दिख रहा है ये, अगले पल ये यही मॉलिक्यूल ये बन गया, और दूसरी बात इनका जो ऑसिलेशन की स्पीड है। चलो तीसरा पॉइंट लिखते हैं अपन। ऑसिलेशन जो होता है ना, ऑसिलेशन का ऑर्डर क्या होता है? ऑसिलेशन इज ऑफ 10 to the power 10 पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में, ये तो मैंने 10 to the power 10 ऑर्डर लिखा है, उसके आगे मल्टीपल में कुछ होगा 2 3 समथिंग, वो अलग अलग स्ट्रक्चर के हिसाब से वेरी करता है। मतलब एक सेकंड में ये इसमें और ये इसमें 10 to the power 10 टाइम कन्वर्ट हो रहा है, इतना फास्ट ऑसिलेशन होता है। तो मुझे लगता है कि क्या यहां पर इनको 2 बोलना सही रहेगा, क्योंकि ये 2 है ही नहीं, ये दोनों एक ही है। ठीक है, आपको लगता है कि सर ये और ये फॉर्म बोल सकते हो आप, लेकिन ये 2 कंपाउंड को रिप्रेजेंट थोड़ी कर रहे हैं, ये 2 कंपाउंड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ये एक ही कंपाउंड है। इज इट ओके? इसलिए हम क्या बोलेंगे कि भाई ये अकायरल तो है। क्यों अकायरल है? क्योंकि अगर मान लो ये आप मानते हो कि R फॉर्म है, तो ये S है, मतलब वो अमीन खुद एक पल में R और एक पल में S, पल पल बदल रहा है RS में, और वही R और वही S है, अलग नहीं है। इनेंशियोमर के लिए एक R होना चाहिए और एक S होना चाहिए जो अलग होना चाहिए। एक्चुअल में जो R है वही S है, तभी तो मैंने बोला गंगाधरी शक्तिमान है, वही R और वही S है। अब मैं तुमसे पूछा, अच्छा बताओ ये R है कि S है? तुम बोलोगे सर बोलते बोलते तो सैकड़ों बार वो बदल चुका है RS में। तो भैया ये एक ही कंपाउंड है जो पल पल में अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, कभी R में एग्जिस्ट कर रहा है, कभी S में एग्जिस्ट कर रहा है। यस? साइंटिस्ट को कैसे पता चला? बेटा साइंटिस्ट के पास में बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल क्राइटेरियाज होते हैं, है ना, वो अभी तू नहीं समझ पाएगा इसलिए मत लोड ले, उसको पता चल जाता है। एक्सपेरिमेंटल बहुत सारी चीजें होती करने के लिए। अब हम आते हैं कि अगर मान लो हमारे पास में हमने फास्फोरस लिया, तो फास्फोरस में ऐसा क्या है जो हम इसके लिए बोलेंगे कि यार वहां पर यह चीज पॉसिबल नहीं है। अब देखिए क्या हो रहा है। अगर मैं फास्फोरस की बात करता हूं, तो जो बेंड टूल आप लोग पढ़ते हैं, एक्चुअल में इनऑर्गेनिक में मैं ज्यादा जाऊंगा नहीं, तो आपको मालूम है इसका जो एंगल होता है वो अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री के आसपास होता है, अप्रोक्सीमेटली 91 पॉइंट समथिंग, इस प्रकार की कोई वैल्यू, 90 पॉइंट समथिंग, एग्जैक्टली 90 नहीं होता है। अब सोचिए अगर मान लो मैं इसको कन्वर्ट करता हूं किसमें, इसमें, तो यार बच्चों मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहां पर जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस थोड़ा ज्यादा हो जाएगा यार। ऑलमोस्ट कितना डिफरेंस है? 30 का डिफरेंस है। अब सोचिए इसके करस्पॉन्डिंग जब हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात करेंगे, तो इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बोलता है भैया, और जितना तुम्हारे पास में ये एनर्जी गैप बढ़ेगा, खुद से इन्वर्जन असंभव है। तो थर्ड पीरियड का अगर कोई एटम अपन ने ले लिया, उसके अंदर भले ही लोन पेयर हो, बट इन्वर्जन की बात नहीं करते हैं। ये सिर्फ सेकंड पीरियड में है। तो सेकंड पीरियड में आपको 2 ही मिलते हैं। कौन से 2? एक अमीन और एक कार्ब एनायन।
इसके अलावा हम अमीन इन्वर्जन, अम्ब्रेला फ्लिपिंग की बात नहीं करते हैं। इज इट ओके? और कोई बच्चा बोल रहा है कि सर ये प्योरली पी ऑर्बिटल होता है। बेटा यहां पर जो प्योरली पी ऑर्बिटल होता है ना, तो फिर इसका जो बॉन्ड एंगल है वो एग्जैक्टली 90 होना था। एग्जैक्टली 90 नहीं होता है, वो 90 और उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसका मतलब है कि वहां पर भी जो रिपल्शन के कारण लोन पे कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर साइड में कंसंट्रेट तो हो जाता है ना। वो बेंट रूल में आप लोग पढ़ते हो कि हम उसको मान लेते हैं कि वो हाइब्रिडाइजेशन में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, पर फिर भी वहां पर जो थीटा है वो 90 के कुछ अप्रोक्स में होता है। प्रैक्टिकल वैल्यू उसकी 90 पॉइंट समथिंग है, 91 के आसपास कुछ वैल्यू लिखते हैं। चलिए अब ये क्लियर हो गया। अब इसके कारण किन चीजों पे फर्क पड़ेगा, एक और बात करूंगा मैं यहां पे। अगर मान लो मेरे पास में नाइट्रोजन है इस टाइप का, अब आपको पता है एट ए टाइम ये कैसे एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा ये दोनों का मैंने इन्वर्जन बता दिया। अगर मैं यहां पर आपसे बोलता हूं कि चलो बच्चों अपन एक काम करते हैं, डी प्लस डाल देते हैं, अब किसी भी उसमें क्या होगा, 50% ये होगा, 50% ये होगा, ये जब इसमें जाएगा ये इसमें जाएगा, परसेंटेज तो कांस्टेंट हो जाएगा भाई, ड्यू टू दैट अम्ब्रेला फ्लिपिंग अमीन इन्वर्जन, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो अब क्या हो जाएगा कि जब ये दोनों डी से कंबाइंड होंगे तो ये जो स्ट्रक्चर है पहले वाला मेरा, ये पहले वाला स्ट्रक्चर मेरा परमानेंट हो जाएगा। मतलब अब हमारे अंदर जो अमीन्स की बात करेंगे हम, अब हमारी फ्लिपिंग हो गई पूरी तरह से बंद। प्लस प्लस में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये वाला फॉर्म अरेस्ट हो गया, अब इसने फ्लिपिंग रोक दी, लोन पेयर ही खत्म कर दिया हमने। ऐसे ही जब इसके साथ में ये कंबाइंड होगा तो इसको भी हमने क्या करा, जहां था वैसा का वैसे इसको अरेस्ट कर दिया। और अब अगर मान लीजिए मुझसे कोई पूछे तो मैं बोलूंगा कि यार हाँ, नाउ इट इज 100% रेसिमिक। अब ये 100% रेसिमिक मिक्सचर है। क्यों, ये एक फॉर्म है, आर या इसमें से जो भी होगा पर परमानेंट है, ये दूसरा फॉर्म है, दोनों परमानेंट मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे में कोई कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, एक परमानेंटली आर है एक परमानेंटली एस है, तो हम इसको तो रेसिमिक 100% बोलेंगे। लेकिन यहां पर जो रेसिमिक वर्ड है वो इन फॉर्म के करस्पॉन्डिंग बोल सकते हैं, पर एक्चुअल में ये और ये दो अलग मॉलिक्यूल नहीं है, वो एक ही मॉलिक्यूल एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है। जैसा कि हम लोग कन्फर्मर के लिए बोलते हैं, कन्फर्मर में भी यही लॉजिक होता है बच्चों कि उसके लिए अलग अलग जो कन्फर्मर्स होते हैं उनको आप कभी इमेजिन करोगे तो इनएंशियोमर काउंट कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल में वो फिक्स थोड़ी ना है, वो तो खुद ही रोटेट होता जाता है। तो रोटेट होता जाता है इसलिए उस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, आकारल बोलते हैं। तो यहां पर भी वही बात हम लोग कर रहे हैं। चलिए ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि अमीन इन्वर्जन क्या होता है। चलिए अब इसके बाद में एक और पॉइंट हम लोग यहां पे ले लेते हैं, अमीन इन्वर्जन कब होगा और कब नहीं होगा। अमीन इन्वर्जन कब होगा और कब नहीं होगा, हमेशा होता है क्या, देखते हैं शायद। तो यहां पर पहले अपन कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया NCH3 EtCH3 और CD3, एक मैंने ये ले लिया। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया, नाइट्रोजन एटम को मैंने इसमें ले लिया और यहां पर मैं ब्रांच बना देता हूं। तीसरा एग्जाम्पल मैंने लिया, यहां पर मैंने, ठीक है बच्चों, ये 3 एग्जाम्पल। चौथा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं
एक ये ले लेते हैं हम लोग, है ना। चलिए अब ना इन एग्जांपल्स को लेकर के आप कुछ बातें करते हैं, तो सुनना, जो मैं आप लोगों से पूछता हूं उसका मुझे जवाब देना आप लोग। क्या इसके अंदर नाइट्रोजन एटम कायरल है फर्स्ट एग्जांपल में? बिल्कुल है, लेकिन दिस मॉलिक्यूल इज अकायरल। रीजन क्या बोलेंगे? इट इज ड्यू टू अमीन इन्वर्जन। अभी समझाया, तो अभी आपको यह तो पता चल गया कि अमीन इन्वर्जन के कारण भले नाइट्रोजन एटम कायरल होगा लेकिन मॉलिक्यूल अकायरल होगा। दूसरी बात, इस पे आते हैं। पहले तो यहां पर देखते हैं, जैसे मैंने यहां पर 2 वैलेंसी लिखी नाइट्रोजन की, जब भी नाइट्रोजन की तीसरी वैलेंसी मिसिंग होगी कार्बन की, नाइट्रोजन की, तो अपन हमेशा उसमें हाइड्रोजन सोच ही लेते हैं। तो ये मेरे पास में एक हाइड्रोजन है, एक लोन पेयर है, 2 कार्बन है, लेकिन ये 3 डिग्री और ये 2 डिग्री, तो इधर CH और इधर CH2 चारों डिफरेंट है। तो नाइट्रोजन एटम है ना, तो क्या बोलूंगा मैं, एटम जो है वो कायरल है। और यही बात मैं यहां पर करता हूं, तो यहां पर भी नाइट्रोजन एटम कायरल है। मैं दोनों को साथ में इसलिए बताना चाहता हूं, जहां कंफ्यूजन है वहीं पर हम लोग डिस्कशन कंपैरिजन में करते हैं। तो इसमें भी नाइट्रोजन कायरल है। कैसे? एक हाइड्रोजन है, इधर CH2 है, इधर CH मतलब 3 डिग्री है, एक लोन पेयर है। अब आप देखो दोनों के पास नाइट्रोजन तो कायरल है, लेकिन जब मैं इसका प्रैक्टिकल एनालिसिस करता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि ये मॉलिक्यूल अकायरल है। लेकिन वहीं पर इसकी जब बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि दिस मॉलिक्यूल इज कायरल। अब ये पॉइंट थोड़ा सा यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अब समझिएगा ऐसा क्यों हो रहा है। क्या आपको पता है कि जो 6 मेंबर्ड रिंग होती है एक नॉर्मल, अगर मैं आपको बोलूं कि आप मैथमेटिकली, केमिस्ट्री वाइज नहीं, केमिस्ट्री के 6 मेंबर में बहुत लफड़े हैं, अभी इस चैप्टर के बाद में वही कंटिन्यू करेंगे अपन। एक 6 मेंबर्ड रिंग अगर मैं बना दूं हेक्सागोन, तो उसका एंगल कितना होना चाहिए, मैथमेटिकली बात कर रहा हूं मैं, 120 का होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इधर देखिए बच्चों, ड्यू टू लोन पेयर इसका जो एंगल होगा वो एंगल होगा करीब करीब 107 के आसपास। देखो ये 107 नहीं होगा। क्यों 107 नहीं होगा? क्योंकि यहां पर ये जुड़ा हुआ है ना। वो कितना होगा ये थोड़े समय के बाद में आपको साइक्लोहेक्सेन में समझ में आएगा। पर मेरा कहना है कि 120 तो नहीं है, sp3 है। तो sp3 होने के कारण इसका जो एंगल होगा दैट एंगल विल बी क्लोज टू 107 या 109 मान लेते चलो अपन। और इस हेक्सागोन के हिसाब से इस नाइट्रोजन से पूछा जाए कि तू क्या चाहता है, तो नाइट्रोजन क्या बोलेगा पता है? 120, 120, क्योंकि ऐसे हेक्सागोन 120 में वो कंफर्टेबल है। तो सोचो इसको 120 में जाने में अच्छा लगता है, जब ये 109 से 120 में जाएगा तो इसकी फीलिंग क्या होगी? वाओ। अब आप समझिए इस वाओ वाली फीलिंग से क्या बताना चाह रहा हूं। अगर मान लीजिए इसको यहां पर जाने में समस्या नहीं है, ये ट्रांजिशन, तो सीधी सी बात है उनके बीच का जो एनर्जी गैप होगा वो कम होगा बच्चों। अरे ये 109 के आसपास है, इसको 120 आने में कोई समस्या नहीं है, वो तो चाहता है 120 में जाऊं मैं। तो ये जो है कौन सी फीलिंग रखेगा? अरे वाह यार अच्छा लग रहा है मेरे को, तो सडन से वो 120 और 120 से फिर वापस से वो इसमें कन्वर्ट होगा। मतलब इसको ऑसिलेट होने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बीच में जिस एंगल पे ही अपने आप को ले जा रहा है ये इसका मनपसंद एंगल है। आई लाइक इट। समझ में? इधर देखो जरा, आपको पता है ये जो आपके पास में एंगल है एज ए ट्राइंगल, इसका एंगल कितना होता है? तो इसका एंगल एज ए ट्राइंगल हम लोग बोलते हैं कि 60 डिग्री है। सोचिए अगर आप इसको प्लेनर बनाते हो बच्चों, तो प्लेनर बनाने पर मतलब मैं अगर इसका sp2 इमेजिन करता हूं, तो जब मैं इसको sp2 बनाऊंगा तो सोचो इसका एक्सपेक्टेड एंगल कितना होगा? 120, लेकिन ये तो अभी भी 60 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इसको हम 120 की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, बेटा वही तो बता रहा हूं, एग्जाम में कैसे पता चलेगा वही तो समझा रहा हूं कि कब अपने को ऑसिलेट सोचना है कब नहीं सोचना है। भाई क्या होता है, एक सिंपल सा दिमाग लगाओ ना यार, हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलता है?
अगर कोई एटम sp3 है तो उसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 109.5। रिंग जब ट्रायंगल बनाती है तो उसका एंगल कितना होता है? अराउंड 60। सर अराउंड क्यों बोल रहे हो, एग्जैक्टली 60 बोलो ना। एग्जैक्टली 60 इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि ये कार्बन है, ये कार्बन है, नाइट्रोजन है, एटम अलग अलग है, थोड़ा 1-2 डिग्री का फर्क होगा। तो नाइट्रोजन यहां पर मजबूरी में 60 के आसपास है, जबकि वो चाहता क्या था? बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन वो चाहता था 109.5। समझ में आ रही बात? अब जब इसको तुम ऑसिलेट करोगे ना, इस वाले स्ट्रक्चर का जब ऑसिलेशन करोगे तो ऑसिलेशन करते समय यहां का एंगल कितना, देखो यहां एक्सपेक्टेड कितना था? एक्सपेक्टेड एंगल था 109.5 और अभी है कितना? 60। मतलब ये क्या बोल रहा है, मेरे को यहां पर दिक्कत है। एक्सपेक्टेड एंगल कितना है? 120 और अभी एंगल कितना है? 60। क्यों? क्योंकि जब आप इसको प्लेनर लेके आओगे तो भी रिंग तो रिंग ही होगी ना, 3 मेंबर। ट्रायंगल थोड़ी बदला आपका। अगर ट्रायंगल नहीं बदला तो इमेजिन करो कि यहां पर उसके पास में बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन है। किसी भी एंगल को अगर आप जबरदस्ती किसी वैल्यू पे होल्ड करते हो ना नॉर्मल से, उसको स्ट्रेन बोलते हैं। जैसे एक ऐसी रॉड है वी शेप में, उसके दोनों एंड पकड़ के आप ऐसा पास में लेके आओ, आपको भयंकर ताकत लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वहां एंगल स्ट्रेन है। तो यहां पर एंगल स्ट्रेन बढ़ रहा है, मतलब यहां पर उसको दिक्कत थी, और ज्यादा दिक्कत थी। अगर ये दिक्कत और बढ़ेगी ना, इमेजिन करना ये बीच का पॉइंट और ऊपर जाएगा, और ये बीच का पॉइंट जितना ऊपर जाएगा भैया, गैप बड़ी असंभव है, वो ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगा। मतलब दिस 3 मेंबर्ड रिंग कैन नॉट एक्वायर दिस अरेंजमेंट। और आपको तो पता है कि अगर इन्वर्जन करना है तो पहले उसको sp3 से कहां शिफ्ट करना होता है? sp3 से उसको टेम्पररी sp2 में लाना होता है, और फिर इसके बाद वो sp3 में जाता है। sp3 में अनस्टेबल, sp2 में और ज्यादा अनस्टेबल। यहां से यहां वाला चेंज होगा ही नहीं, अमीन इन्वर्जन होगा ही नहीं। क्या ये बात समझ में आई है? अब सर इसमें दिक्कत नहीं आई? हाँ नहीं आई दिक्कत, क्योंकि यहां पर एंगल जो है, अगर मैं इसको प्लेनर मान लेता हूं तो हेक्सागोन के हिसाब से यहां का एक्सपेक्टेड एंगल 120 था। अभी एंगल कितना है? अभी एंगल है 10। लोन पेयर के कारण थोड़ा सा वेरिएशन है, तो 109 के आसपास मान रहा हूं मैं। तो इसका एंगल है भी 109 के आसपास है, 109 के आसपास। बीच में ये 120 पे जाएगा और 120 से फिर 109 पे, इसको दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि जहां पर वो जा रहा है ट्रांजिशन में, वहां पर लोन पेयर के कारण, क्योंकि लोन पेयर हाइब्रिड से अनहाइब्रिड में शिफ्ट होगा, बाकी एज ए एंगल उसको प्रॉब्लम नहीं है। तो 6 मेंबर रिंग अगर मान लो है तो वो अम्ब्रेला फ्लिपिंग में पार्टिसिपेट करती है, ये नोट कर लो। इफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन ए 6 membered ring, if a nitrogen is present in a 6 membered ring, if a nitrogen is present in a 6 membered ring, it can participate in amine inversion, it can show amine inversion, वो amine inversion show कर सकता है। but if it is a part of 3 membered, 4 membered and even 5 membered, वो अमीन इन्वर्जन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो अमीन इन्वर्जन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है बच्चों, अब मैं आता हूं इस वाले पे। ये जो एग्जाम्पल है मेरा तीसरा, इस एग्जाम्पल में एक नई बात है। नई बात क्या है? दिस इज ए बायसाइक्लो कंपाउंड। बायसाइक्लो कंपाउंड क्या होते हैं बच्चों? बायसाइक्लो कंपाउंड वो होते हैं जिनमें 2 कॉमन एटम से 2 डिफरेंट रिंग जुड़ी हो। तो यहां पर आप देखिए
दिस इज ए कॉमन एटम एंड दिस इज अनदर कॉमन एटम। ये कॉमन एटम है और बीच में एक ब्रिज बनी हुई है ना, ऐसे को हम लोग ब्रिज्ड बाइसाइक्लो भी बोल देते हैं। अब यहां पर मैं एक खासियत बताता हूं। क्या खासियत है, ध्यान देना। ये जो एटम है दोनों ब्रिज हेड वाले, ब्रिज हेड एटम जो होते हैं ना बच्चों, ये ऐसे होते हैं लाइक पिरामिड। पेन से बताऊंगा, ये ऐसे होते हैं लाइक पिरामिड। अब आप देखिए, ये इधर जुड़ा है, ये इधर जुड़ा है, इधर जुड़ा है, और ये इधर एक नीचे एटम से जुड़े हुए हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि यार ये अभी sp3 है, क्या ये कभी भी sp2 में चेंज हो सकता है? ये जो एटम है ये कभी sp2 हाइब्रिडाइजेशन एक्वायर कर सकता है क्या? जवाब दो। पता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब? बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। sp2 का मतलब समझते हो? ये प्लेनर होना चाहिए। ये प्लेनर होने में अगर कंफर्टेबल होगा तो प्लेनर हो पाएगा। जैसे मैंने बोला ना, ये प्लेनर से में आने में अनकंफर्टेबल था, मतलब अनकंफर्टेबल एंड मोर अनकंफर्टेबल। नहीं भैया मेरे से नहीं होगा, ये कंफर्टेबल फिर इसके बाद में, तो यहां पर मीन इन्वर्जन पॉसिबल था। अब यहां पर जब इसको ये केज लाइक होता है बच्चों, पिंजरा बोलते हैं इसको, पिंजरा। तो ये अगर ऐसा इधर इधर बॉन्ड है, जब आप इसको ऐसा करोगे ना तो पिंजरा ब्रेक हो जाएगा, मतलब ये केज स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा। तो एक छोटा सा पॉइंट यहां पे बोलूंगा मैं, वो पॉइंट क्या है? ब्रेड्स रूल। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि जो ब्रिजेड एटम होता है ब्रिज्ड बाइसाइक्लो में, ब्रिजेड एटम in bridge bicyclo cannot acquire sp2 मतलब प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन। जो ब्रिजेड एटम है ना वो कभी भी sp2 नहीं बनता है, कभी भी नहीं बनता है। अगर वो sp2 नहीं बनता है तो सोचो हमारा जो फ्लिपिंग है वो उसका रूल क्या था? फ्लिपिंग का रूल तो यही था कि sp3 बीच में sp2 फिर sp3। अगर ब्रिजेड एटम आपका sp2 बन ही नहीं पाएगा तो क्या वो कभी भी फ्लिपिंग कर पाएगा? जल्दी से मुझे इसका जवाब दे दो। बेटा माइक इससे दूर नहीं जाएगा, इसका अरेंजमेंट फिक्स होता है, इसको कहीं होल्ड करने का नहीं है, वो यहीं पे होल्ड करना पड़ता है। तुम डिवाइस का वॉल्यूम सेट कर लो बेटा। हाँ, तो आई थिंक ब्रिजहेड में फ्लिपिंग नहीं होगी, तो लिखो इफ नाइट्रोजन एटम इज at bridged position in bridged bicyclo compound, if nitrogen atom is in bridged position या bridged position in bridged bicyclo compound, it will not undergo amine inversion. It will not undergo amine inversion. वो अमीन इन्वर्जन में नहीं जाएगा अगर वो ब्रिज्ड पोजीशन पे है बाइसाइक्लो में, तो उसके अंदर अमीन इन्वर्जन की बात नहीं होगी। तो अब आप देखिए इस एटम के बारे में क्या बोलूंगा, कायरल, और मॉलिक्यूल के बारे में क्या बोलूंगा, क्योंकि इसमें तो इन्वर्जन नहीं है तो ये भी कायरल होगा। तो फिर से मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। मुझे लगता है कि यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। जरा ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से। हमने सबसे पहले बोला था कि कुछ एटम ऐसे हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन एटम कायरल होने के बाद भी मॉलिक्यूल अकायरल है। हमने उसका रीजन दिया था कि नाइट्रोजन एटम के अंदर क्या होती है, एक फ्लिपिंग होती है, मतलब लोन पेयर जो है वो अपने
हाइब्रिड टू अनहाइब्रिड टू हाइब्रिड में शिफ्ट होता है, और ऐसा करने में जो नाइट्रोजन एटम है वो अपनी जगह पर ऑसिलेट होता है, एक बार वो ऊपर एक बार वो नीचे, लेकिन बीच में उसको 120 की डिग्री अटेंड करनी है। अब ये बात सिर्फ सेकंड पीरियड के एलिमेंट में ही संभव है, लोन पेयर होना चाहिए, और ऑसिलेशन जो है उसका ऑर्डर इतना ज्यादा होता है कि ये दोनों अलग अलग ना होते हुए ये दोनों एक ही फॉर्म के वो होते हैं, एक ही कंपाउंड है, एक ही मॉलिक्यूल है, वो इसमें और इसमें एग्जिस्ट करता रहता है, तो ये दो मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। अगली बात मैंने आपको बताई कि यहां पर जो एनर्जी डिफरेंस है, अगर मैं उसके अलावा दूसरे एटम लेता हूं तो जितना ये गैप बढ़ेगा एंगल का, उतना ये डिफरेंस बढ़ेगा, और उसको अचीव करना पॉसिबल नहीं है। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये आएगा, सर अगर हम हीट दे दें तो क्या फास्फोरस वाले केस में भी हम लोग बात कर सकते हैं क्या अमीन इन्वर्जन की? कर तो सकते हैं बच्चों, लेकिन जनरली ऐसे क्वेश्चन कोई पूछता नहीं है आपसे। मतलब मना नहीं करूंगा मैं, पर हमारे पास कोई वैल्यू भी नहीं है कि किसके लिए कितनी हीट देना पड़ेगी। पर जैसा कि आप जानते हो कि जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हीट देने से आप ओवरकम तो कर सकते हो, वो प्रॉब्लम ओवरकम होगी, तो यह भी संभव है, पर आप अपने दिमाग से हटा दो, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है, इसलिए अननेसरी अपने को सोचना भी नहीं है। फिर अगर मान लो मैं यहां पर आता हूं, अब आप देखिए ये तीनों नीचे हैं, मैंने डी प्लस डाला, डी ने जाके यहां पकड़ लिया, ये बन गया। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे डी उनके कांटेक्ट में आया, डी ने उनको पकड़ लिया, ऐसा बन गया। अब ये दोनों एक दूसरे की परफेक्ट मिरर इमेज हो गई। अगर ये आर होगा तो ये एस होगा, अगर ये एस होगा तो ये आर होगा, दोनों 50-50 होंगे क्योंकि ओरिजिनली ये 50-50 परसेंटेज में एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब ये आपका 100% रेसिमिक मिक्सचर हो गया। फिर हमने क्या बोला, क्या अमीन इन्वर्जन हर जगह पे हो जाता है? तो अगर मान लीजिए वो नॉन साइक्लिक है, ओपन स्ट्रक्चर है, तो हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइक्लिक स्ट्रक्चर में मैंने क्या बोला, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर में ये ऑलमोस्ट नहीं होता है। 6 मेंबर्ड अगर मान लो रिंग है तो वहां पर दिक्कत नहीं, वहां पे अमीन इन्वर्जन पॉसिबल है। तो कब होगा कब नहीं होगा ये आपको क्लियर हो गया। और जो बातें मैं आपसे नाइट्रोजन के लिए कर रहा हूं, ध्यान रखना, सेम टू सेम एप्लीकेबल फॉर कार्बन एटम। मतलब अगर मैं नाइट्रोजन की यहां कार्बेनाइन ले लेता हूं तो भी वही पॉइंट एप्लीकेबल है। तो जो नाइट्रोजन के लिए बोल रहा हूं वो का वही कार्बेनाइन के लिए यूज करना है, अलग दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है। हाँ, अगर मान लो बच्चे ने पूछा सर एन इसकी जगह पे और कहीं हुआ तो, देखो बच्चों, अगर मान लीजिए मैं यहां पर नाइट्रोजन लगाता हूं तो उसके अक्रॉस तो फ्लिपिंग हो सकती है ना, उसके अक्रॉस, इस स्ट्रक्चर के अक्रॉस की बात नहीं कर रहा हूं। तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें ओवरऑल फ्लिपिंग पॉसिबल है या नहीं है। पर जनरली अगर वो ब्रिजेड पोजीशन पे दिया हुआ है तो उससे जुड़े हुए बॉन्ड को अपने को करना है, फ्लिप करना है, उससे जुड़े हुए बॉन्ड फ्लिप होना संभव नहीं है ब्रिजेड में। लेकिन अगर मान लो वो यहां कहीं है, उस समय भी हमको ये तो ध्यान देना पड़ेगा कि इसके अक्रॉस मूवमेंट करना है। आप देखिए ये ब्रिजेड है, मैं यहां पर बात कर रहा हूं, यहां पर 3 बॉन्ड अगर मान लीजिए बनाता हूं मैं, उसके अक्रॉस पॉसिबल है तो मैं कर सकता हूं बिना इसको डिस्टर्ब किए। तो अगर मान लो और कहीं पर है तो उसकी संभावना स्ट्रक्चर देख के पता लग सकती है, गारंटी नहीं है पर पॉसिबिलिटी हो सकती है, ब्रिज हेड पे तो नहीं होगा। फिर मैंने आपको ब्रेड्स रूल बता दिया कि ब्रिज हेड एटम कभी भी ब्रिज बाइसाइक्लो में sp2 नहीं बनता है। आई थिंक अमीन इन्वर्जन का केस आपको समझ में आया होगा। अब अमीन इन्वर्जन का मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं जो आप लोग पिछली क्लास में उसको डील नहीं किए हैं, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस तो है। जैसे इधर देखिए, अगर मेरे पास एक ये कंपाउंड है और दूसरा मेरे पास, कायरल की बात नहीं है, मैं कुछ और बात कर रहा हूं, बताइए इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन है? जिन लोगों को बेसिसिटी नहीं पता है उनसे हम लोग आने वाले संडे को बात करेंगे, लेकिन अभी जिन लोग को जानते हैं बेसिसिटी के बारे में, बताइए फर्स्ट और सेकंड में से विच इज मोर बेसिक?
चलिए, आप में से मैक्सिमम लोगों ने जवाब दिए हैं। अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस अब आपके दिमाग में आज से बैठ गया, अभी तक नहीं था, अब बैठ गया। क्या डिफरेंस है? इसके अंदर अमाइन इन्वर्जन है और इसके अंदर नो अमाइन इन्वर्जन। इसमें नहीं होता है, इसमें होता है। ये सबको क्लियर है क्या भाई? अभी हमने पढ़ लिया ना, तब आगे से ध्यान रखना। नाइट्रोजन अमीन इन्वर्जन में पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये बात आपको हमेशा क्लियर रखनी है। अब जब भी एग्जांपल कोई सा दिखे आपको। अब मुझे एक बात बताओ, आपको पता है बेसिसिटी होती क्या है? किसी भी एक्सेप्टर को, प्रोटॉन को अपना लोन पेयर शेयर करना। अगर कोई H+ आ रहा है ना, उसको अपना लोन पेयर शेयर करना। अपने लोन पेयर को शेयर करने की टेंडेंसी बॉन्ड बनाने के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग बेसिसिटी। अब बताओ यार, यहां पर जो लोन पेयर है आपका, ऐसा नहीं लगता ये तो 50-50 हो गया है? एक समय में जब ये ऑसिलेट हो रहा है तो जो अवेलेबिलिटी है वो 50-50 हो गई है। अरे देखिए, आपके पास में ये स्ट्रक्चर ऐसा है, ये ऐसा लोन पे इधर आ गया, ये ऐसा लोन पे इधर आ गया, ये ऐसा, ये लोन पे इधर हो गया। तो अब आपके पास में जो प्रोटॉन है, उस प्रोटॉन के लिए जो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी है वो थोड़ी सी अमीन इन्वर्जन के कारण कम हुई या नहीं हुई? क्योंकि वो ऑसिलेट हो रहा है, लोन पेयर एक जगह पे फिक्स नहीं है। लेकिन यहां का जो लोन पेयर है वो तो फिक्स है, मतलब ये तो परमानेंट sp3 है, देयर इज नो चेंज। बट ये sp3 sp2 sp3 में बदल रहा है। तो अमीन इन्वर्जन के कारण क्या होता है, लोन पेयर की जो अवेलेबिलिटी होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन डिग्री के हिसाब से 3 डिग्री और 3 डिग्री की बात हो रही है, थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब ब्रिजेड वाले नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ना, दैट विल बी मोर बेसिक देन जो हमारे पास में ओपन स्ट्रक्चर होते हैं। तो इसका जो बेसिसिटी का ऑर्डर है बच्चों, वो ये होता है। तो अब इस टाइप के एग्जांपल जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये एक्सेप्शन क्यों दिख रहा है हमको, तो उसका रीजन है अमाइन इन्वर्जन। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अमाइन इन्वर्जन की बात अब क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूं, एक छोटी सी बात और आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। लोन पेयर के बाद प्लेनर होना पड़ेगा एन को। क्यों होना पड़ेगा बेटा? अगर मैं प्रोटोनेट करूंगा तो sp3 होता है। प्रोटोनेशन में sp3 से sp2 थोड़ी बनता बेटा। आदित्य, sp2 नहीं बनता है आफ्टर प्रोटोनेशन, मतलब अमोनिया sp3 है, प्रोटोनेशन के बाद भी sp3 ही है। हाँ, गुड। चलिए, अब इसके बाद में हम लोग एक और पॉइंट पे आते हैं। तो वो पॉइंट हमारा है कन्फॉर्मेशनल इनेंशियोमर। कन्फॉर्मेशनल इनेंशियोमर। चलिए, छोटी सी बात जल्दी से अपन कर लेते हैं। दिस कंपाउंड इज एन ब्यूटेन। मेरा आप लोगों से छोटा सा क्वेश्चन, क्या ये कायरल होता है? क्या ये कायरल होता है? जिन लोगों को बेसिसिटी समझ में नहीं है, ये मैंने क्या बोला है कि जो संडे की जीओसी की क्लास होगी उसमें बेसिसिटी के बेसिक्स बताऊंगा, फिर इसका भी यूज करूंगा। पर लास्ट ईयर जिनको बेसिसिटी पढ़ाया था उनको अमीन इन्वर्जन नहीं पढ़ाया था, क्योंकि अमीन इन्वर्जन यहां पढ़ाते, तो इसका एप्लीकेशन उन लोगों के लिए भी नया है। पर जिनको बेसिसिटी बिल्कुल ही नहीं पता है, इनसे हम बातें करेंगे संडे को। चलिए, ये हमारा कोई कायरल नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। दिस मॉलिक्यूल इज नॉट एन ऑप्टिकल आइसोमर। लेकिन आपको पता है इसके कन्फर्मर ड्रॉ करते हैं हम लोग, अगर ध्यान हो तो कन्फर्मर पे जाएं क्या हम? कन्फर्मर समझते हो क्या होते हैं बच्चों? थोड़ा सा कन्फर्मर बना के देखें क्या अपन? चलो बना लेते हैं, 1-2 मिनट का समय लग रहा है, उसमें हम लोग कन्फर्मर ड्रॉ कर लेते हैं।
तो आप लोगों को क्या है, क्योंकि इसके आगे अपने को जो बातें करनी वो कन्फर्मर की ही करना है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा कन्फर्मर यहां से समझना स्टार्ट करें और उसके बाद में फिर हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें साइक्लोहेक्सेन की बात करना है। साइक्लोहेक्सेन में कन्फर्मर ही होता है। समझिए, ये मेरे पास में एन ब्यूटेन, तो एन ब्यूटेन में मैं जो मिथाइल ग्रुप है उन मिथाइल ग्रुप को मैं सिंपल ऑरेंज से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये देखिए, ये मैंने आपके सामने एक स्ट्रक्चर ले लिया, आपके कैमरे के पास में ले आता हूं। दीज आर मिथाइल ग्रुप्स, और ये मेरे पास में जो है ये हाइड्रोजन एटम है, ये कार्बन एटम है। अब बच्चों आप भले इसको लिखे कैसा भी, पर ओरिजिनली तो ये ऐसा होता है। हर कार्बन का sp3, इसके आगे भी अगर लगाऊंगा हाइड्रोजन तो sp3 अब देखिए, इसको जब हम लोग न्यूमेन में ड्रॉ करते तो न्यूमेन आपको ऐसा दिखेगा। न्यूमेन में क्या बताया था हमने, बातें की हमने, एक आपका फ्रंट कार्बन, ये उसका बैक कार्बन, और इसको ऐसा देखना है कि ये इसको हाइड कर रहा हो। तो अगर मैं आपसे बोलूं इसके हम कन्फर्मर्स बनाते तो फ्रंट कार्बन को मैं डॉट से लिखूंगा और मेरे पास में 3 बॉन्ड है, ये मैं आपको सिखा चुका हूं। बैक कार्बन को मैं सर्कल से लिखूंगा और उस पर भी मेरे को 3 बॉन्ड लगाना है। ये क्यों लिखते हैं आई थिंक सबको पता है, हाँ है ना, गुड। तो बच्चों यहां पर हम लोग क्या करते हैं, चलो यहां पे लिखते हैं हम लोग मिथाइल, एमी और एमी, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये ठीक है। अब फ्रंट वाले को मैंने कांस्टेंट कर दिया, बैक वाले को मैंने 60 से घुमाया। जब मैं 60 से घुमाऊंगा तो फर्क क्या होगा पता है, ये व्हाइट और ये ऑरेंज, ये एक दूसरे के 180 पे आ जाएंगे। एग्जैक्टली आपको दिखना चाहिए कि ये दोनों एक जो मैंने पकड़ के रखे वो 180 पे है। इसको बोलते हैं हम लोग स्टैगर्ड। व्हाइट व्हाइट दूसरे भी एक दूसरे के अपोजिट में दिख रहे हैं, ये वाला और ये इधर वाला अपोजिट दिख रहा है, ये व्हाइट और ये भी अपोजिट दिख रहा है। तो इसको मैंने 60 पे घुमाया। जब मैं इसको 60 पे घुमाऊंगा तो फ्रंट वाले को मैंने बोला था अभी कि हम उसको कांस्टेंट रखेंगे, तो ये एमी, एच और एच, पर क्योंकि सर्कल वाले को मैंने घुमा दिया तो उसका एमी यहां पहुंच जाएगा, एच यहां पहुंच जाएगा। फिर मैंने क्या करा बच्चों, इसको वापस से 60 से और घुमा दिया। थोड़े बनाने पड़ेंगे हमको, उसके बाद ही वो क्लियर हो पाएगा। जब इसको हमने फिर 60 से घुमा दिया तो अब ये एमी इसके हाइड्रोजन के पास चला जाएगा, यहां पर आ जाएगा H और यहां पर भी आ जाएगा H। मतलब इसको मैंने क्या करा, वापिस से और 160 पे घुमा दिया। तो अब देखो ये ऐसा हो जाएगा, व्हाइट ऑरेंज एक दूसरे के आगे पीछे। फिर इसके बाद में मैंने इसको वापिस से 60 पे घुमाया। इसको जब मैं फिर से 60 पे घुमाऊंगा तो स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा, एक्लिप्स्ड स्टेगर्ड एक्लिप्स्ड स्टेगर्ड ऐसा बनता जाता है ना। तो इसको फिर मैंने ऐसा घुमा दिया। अब ये ऑरेंज ऑरेंज एक दूसरे के अपोजिट है 100%, इसको हम लोग एंटी स्टेगर्ड बोलते हैं। फिर मैंने इसको वापस से फ्रंट वाले को कांस्टेंट रखा और बैक वाले को 60 से रोटेट कर दिया। जब इसको मैं फिर से 60 से रोटेट करूंगा तो यहां पर आएगा एमी, एच और एच, और फिर इसके बाद में मैंने एक बार और उसको रोटेट किया। तो एक बार और जब मैंने इसको रोटेट किया बच्चों, तब ये हो जाएगा ऐसा। अब मैं आपसे 2-3 बातें पूछना चाहता हूं जिसके आप लोग मुझे जवाब देंगे। बातें ये है कि हमने अभी क्या डिक्लेयर किया था, ब्यूटेन इज अकायरल। ये बात अपनी खत्म हो गई है, ब्यूटेन कायरल नहीं है। और ऐसे मॉलिक्यूल अगर कोई हमसे पूछता है कि अच्छा बताओ ब्यूटेन, क्या बोलेंगे, भैया कायरल नहीं है, ठीक है। लेकिन अब आपसे भी इस स्ट्रक्चर को देखो, ये मानते हुए कि मैंने इसको फ्रीज कर दिया है, ये मानते हुए कि मैंने इसको फ्रीज कर दिया है। अब मुझे जवाब दो, इसको अगर मैं फ्रीज कर दूं, इसके अंदर किसी टाइप की कोई सिमेट्री है क्या? ये मेरा पहला स्ट्रक्चर था, ये गुड।
बहुत बढ़िया, पीओएस। बिल्कुल सही, इसके अंदर पीओएस है। ठीक, अब मैं आपके सामने ही आ रहा हूं। ये जो स्ट्रक्चर था मैंने इसको 60 पे घुमाया। इसको देख के बोलो जल्दी, इसमें कुछ दिख रहा है क्या? इसमें कोई सिमेट्री नहीं है। इसके नीचे लिख दू कायरल। मैंने क्या बोला, इनको फ्रीज मान रहे हैं हम, ये फ्रीज हो गए हैं। इसके नीचे कायरल लिख दिया मैंने। चलिए आगे आता हूं मैं। ये आपके पास लेके आ रहा हूं, इधर से देख लो, इधर से देख लो, किधर से भी देख लो। क्या कोई सिमेट्री इसके अंदर प्रेजेंट है? बोलिए। कुछ लोग यस लिख रहे हैं। अगर यस लिख रहे हैं तो फिर सिमेट्री का नाम भी लिखो, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिमेट्री नहीं दिख रही है। ऑरेंज यहाँ और ऑरेंज यहाँ है। अगर मैं प्लेन बनाने जाऊंगा तो मुझे नहीं मिल रहा है। अगर मैं ऐसा प्लेन बनाऊंगा तो ये दोनों अलग है, क्योंकि एक बार में मैं एक ही ऑरेंज को प्लेन में ले सकता हूं। यस, दिस इज कायरल। फिर आता हूं मैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाला तो आई थिंक बोर्ड पे ही आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि इसमें एंटी हो गया ना। तो एंटी हो गया तो इसमें दो है, पीओएस भी आ जाएगा और सीओएस भी आ जाएगा। मतलब इसके अंदर दोनों पॉसिबल है बच्चों, पीओएस भी पॉसिबल है और सीओएस भी पॉसिबल है। दोनों ऑरेंज अपोजिट, सीओएस दोनों व्हाइट व्हाइट, इधर भी व्हाइट व्हाइट। और अगर प्लेन में यहां से बना दूं, बना रहा हूं प्लेन, अगर मैं यहां से बना दूं ये वाला, तो ऑरेंज को प्लेन में ले लेंगे तो दोनों व्हाइट, इधर दोनों व्हाइट, तो प्लेन पॉसिबल है यहां पे। पीओएस और सीओएस इस पे आए, इसमें भी कुछ भी नहीं होगा तो ये भी कायरल है और ये वाला भी कायरल है, क्योंकि ये तो रिपीटिव हुए ना। अब मैं आपसे पूछता हूं 1 2 3 4 5 6, तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 2 और 6 वाले को देखो आप, 2 एंड 6, क्या आपको इनमें कोई रिलेशन दिख रहा है क्या? 2 एंड 6, आई थिंक दे अपीयर्स टू बी मिरर इमेज। क्या बोलते हो बच्चों? यस, तो मैं मिरर इमेज को तो एनेंशियोमर बोलूंगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलता हूं 3 5, 3 एंड 5, वो भी मिरर इमेज दिख रहे हैं यार, 3 एंड 5, 3 एंड 5 आइडेंटिकल। बेटा अभी जो दिख रहा है उसके हिसाब से बात कर रहे हैं अपन यार। मैंने बोला था इसको फ्रीज मानना है अपने को। 2 और 3 कायरल कैसे है? बेटा या तो तू बहुत ज्यादा सोच रहा है या कुछ भी नहीं सोच रहा है। जिसने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा है, सनत, मुझे बता इस स्ट्रक्चर में, ये तेरे सामने है, जल्दी से मुझे बता इसमें कौन सी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री दिख रही तुझे? तो फिर इसलिए कायरल है। आया क्या समझ में? जल्दी लिख के बता, अगर किसी कंपाउंड में कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होती तो कायरल होता है यार। बट कायरल एटम, अरे बेटा इसीलिए तो बोला था तेरे को, सबसे पहले क्या बोला मैंने, एन ब्यूटेन कायरल है या नहीं है? इन ब्यूटेन कायरल है या नहीं है? नहीं है। क्या तुझे पता है एलिन मैंने तेरे को पढ़ाया, उसमें कायरल एटम था क्या? फिर भी तो मॉलिक्यूल कायरल था ना। हम क्या बोल रहे हैं, इनको हमने फ्रीज कर दिया है, हमने फ्रीज कर दिया है। आ रही बात समझ में? हाँ, अब सुन मेरी बात। क्या मैं बोलूं कि 2 और 6 जो है ये एक दूसरे के कन्फर्मर है और मिरर इमेज है, कन्फर्मेशनल इनैंशियोमर। कन्फर्मेशनल इनैंशियोमर, ध्यान रखना, कन्फर्मेशनल इनैंशियोमर जब पूछेंगे ना तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा।
इमेजिन करना पड़ेगा कि वो फ्रीज है, मतलब वो फॉर्म एग्जिस्ट करता है। हकीकत में क्या, देखो ये अकायरल क्यों, बताता हूं मैं, इधर देखो, ये ऐसा है ना, ये फुल टाइम ऐसा घूमता रहता। अब बताओ, जब ये ऐसा है तो पीओएस, जब ये ऐसा है तो सीओएस। तो एक मॉलिक्यूल पल पल पे पीओएस सीओएस शो कर रहा है, मतलब अकायरल है। तो एज ए मॉलिक्यूल ये अकायरल है, एज ए फॉर्म बोल रहा हूं मैं। अगर मैं इनको अलग अलग फॉर्म में इमेजिन करूंगा, मतलब मुझे उनको फ्रीज मानना पड़ेगा। तो दूसरा और जो ये वाला लास्ट वाला, ये दोनों एक दूसरे के कन्फर्मर है, ये सब एक दूसरे के कन्फर्मर है। तो सीधी सी बात है, 2 और 6 भी एक दूसरे कन्फर्मर है। कन्फर्मर भी और देखने में मिरर इमेज दिख रहा है, इसलिए इनके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, कन्फर्मेशनल इनेंशियोमर। ठीक है, ऐसे तो कन्फर्मेशनल इनेंशियोमर इनफाइनाइट होंगे, हाँ हो सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि बीच में स्क्यू फॉर्म इनफाइनाइट बनते हैं। पर हमसे क्या होगा, हमसे मान लो कोई 2 स्ट्रक्चर देके पूछ लिया, अच्छा बताओ इनमें इनेंशियोमर वाले प्रॉपर्टी है या नहीं है, कन्फर्मेशनल इनेंशियोमर। तो हाँ बोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, इफ दे आर मिरर इमेज एंड दे डोंट हैव एनी सिमेट्री एलिमेंट, मतलब उस फॉर्म में सिमेट्री एलिमेंट नहीं है बस, बाकी वो मॉलिक्यूल घूम करके तो सिमेट्री एलिमेंट शो करेगा, अभी उसके अंदर सिमेट्री एलिमेंट नहीं है भैया। यस, चलिए, तो बच्चों ये हमने ऑप्टिकल की पूरी बात कर ली। अब जो मैं आपको कन्फर्मर समझा रहा था, यही कन्फर्मर मैं रिंग में समझाना चाहता हूं, क्योंकि ये हम लोगों ने 11वीं में सबने पढ़ा है, मैंने सिर्फ यहां पे उसको ऑप्टिकल से रिलेट किया। अब मैं आ रहा हूं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोहेक्सेन। तो जल्दी से आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोहेक्सेन। और मेरी एक दो बातें सुन लीजिए जो मैं यहां पे आपको सुनाना चाहता हूं। चलिए, ये स्ट्रक्चर में ही बात करना है, इसलिए मैंने आपसे बोला। आपको पता है क्या, इस स्ट्रक्चर में 2-3 टर्म आते हैं, वो टर्म थोड़ा देख लेते हैं यार अपन। इसके अंदर एक टर्म आता है टॉर्सिनल स्ट्रेन। क्या आता है, टॉर्सिनल स्ट्रेन। अब अगर मान लो मैं आपसे पूछता हूं, अच्छा बच्चों बताओ टॉर्सिनल स्ट्रेन क्या होता है, तो क्या बोलोगे आप? वंडरवाल रेडियाई? नहीं बेटा, टॉर्सिनल स्ट्रेन इज नॉट ए वंडरवाल रेडियाई। रिपल्शन, बॉन्ड में रिपल्शन, यस यस यस, बहुत बढ़िया। इधर देखो, सुनना, ये जो ऑरेंज जो है ना, ये किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। मैं क्या करता हूं, इसको हटा देता हूं। अब मेरे सामने क्या दिख रहा है बच्चों, ये सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहा हूं, इनके लिए। अब ये दो क्या दिख रहे हैं आपको, सिर्फ बॉन्ड। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर है। ग्रुप के अलावा बात करो, ग्रुप हटा करके। अगर मैं ग्रुप हटा दूं, अगर मैं ग्रुप्स को हटा दूं, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि इस इलेक्ट्रॉन पेयर और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में भी एक रिपल्शन होगा? उस रिपल्शन का नाम होता है टॉर्सिनल स्ट्रेन। रिपल्शन बिटवीन टू बॉन्ड पेयर at two adjacent atom. Repulsion between two bond pair at two adjacent atom, उसको बोलते हैं टॉर्सिनल स्ट्रेन। चलिए जल्दी से मेरे को जवाब देना, सेकंड और फोर्थ में टॉर्सिनल स्ट्रेन किसमें ज्यादा है? सेकंड और फोर्थ में टॉर्सिनल स्ट्रेन किसमें ज्यादा है? क्या बात है, क्या बात है। गारंटी से बोल सकता हूं कि मोर देन 80% गलत जा रहे हैं। चलो सुनो, तुमने क्या दिमाग लगाया पता है, ये दो मिथाइल पास पास में है ना, मैंने टॉर्सिनल बोला है भैया। जब टॉर्सिनल बोलूंगा ना, तो ये जितने भी एच और एम है ना, सब हटा दूंगा, यहां से पूरा हटा दूं, यहां से पूरा हटा दूं, मतलब अगला स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं। ये हालांकि अपने को अगली क्लास में काम में आएगा, यहां अपने को काम का नहीं। इधर देखो जरा, जब मैंने एम और एच हटा दिया तो सेकंड का स्ट्रक्चर ये बना, और जब मैंने
एमई और एच हटा दिया तो फोर्थ का स्ट्रक्चर ये बना। बताओ तो क्या डिफरेंस है? हाँ, अभी समझ में आया क्या टॉर्सिनल किसको बोलते हैं? सिर्फ बॉन्ड पेयर। तुमने क्या बोला सर या एमी? अरे वही एमी वाला जो है ना, उसका दूसरा नाम है स्टेरिक। वो स्टेरिक रिपल्शन है, हमसे बात कर रहे हैं टॉर्सिनल की। अब सुन लो, सभी स्टैगर्ड, सभी चाहे वो गॉच हो चाहे एंटी हो, सभी स्टैगर्ड का टॉर्सिनल स्ट्रेन सेम होता है और सभी एक्लिप्स्ड का टॉर्सिनल स्ट्रेन भी सेम होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? जल्दी से स्टेटमेंट लिख लो। सभी स्टैगर्ड सेम टॉर्सिनल स्ट्रेन, सभी एक्लिप्स्ड सेम टॉर्सिनल स्ट्रेन। अब अगर मान लो अब यहां पर मैं लिख दूं ना, ये सर ये क्या है? ये स्टेरिक होता है, ग्रुप के रिपल्शन को स्टेरिक बोलते हैं। तो यहां पर स्टेरिक ज्यादा है, यहां पर स्टेरिक कम है, वो स्टेरिक है। तो गॉच और एंटी में जो डिफरेंस है वो स्टेरिक का डिफरेंस है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई है? चलिए, तो मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूं। इसके आगे की कहानी हम नेक्स्ट क्लास में, हमारी हेडिंग क्या होगी? कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोहेक्सेन। ये हम बात करेंगे कल वाले लेक्चर में। ठीक है बच्चों? चलिए, कुछ अनाउंसमेंट तो नहीं करना है? इनको करना है तो मैं एक बार आपको बच्चों ये दिखा देता हूं, फिर एक अनाउंसमेंट है। या पहले अनाउंसमेंट कर देते हैं अपन? क्या अनाउंसमेंट है?